Hello students, welcome to Elite Gurukul. Myself Chandan sir and today I will take lecture number 2 on gravitation. So student, let's start. हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक. सो आज का टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगर मैं आपको याद दिला दूं तो लास्ट टाइम हमने क्या समझा था लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन एंड केपलर्स के लॉ को क्लियरली एंड डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. ओके, सो अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो आज का लेक्चर काफी यूजफुल होगा आप सबके लिए. तो आज का टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. तो हम मूव करते हैं. अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या है या स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स की. तो देखते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स. ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and masses of the two objects and inversely proportional to square of distance between them. Clear? एक बार रेड करते हैं. क्या कहा है? एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. तो यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. ओके, एक फोर्स से. वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है उनके मासेस पर. ये दो ऑब्जेक्ट के मास क्या है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर. जो भी इनके बीच में डिस्टेंस होगा उनके स्क्वायर पर. ओके, तो अगर आप ये समझ गए तो उसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. तो आप डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पर डायग्राम क्या बता रहा है कि यहाँ पर लेट मास m1 है. ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है. ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. अब उनके बीच में डिस्टेंस है वो d है. क्लियर? तो एक मास और दूसरे मास में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. आप देख सकते हो एरो. ये क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. ओके, एक जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ओके, नाउ अब मैथमेटिकली क्या हम इस स्टेटमेंट को इस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया. यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझ गए. अब मैथमेटिकली देखते हैं. मैथमेटिकली क्या था? तो फोर्स, ओके, डेफिनाइट फोर्स इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है. ओके, इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो देखो यहाँ पर मास m1 एंड m2 इनका प्रोडक्ट है. यस और नो? तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर कोई चीज यहाँ पर f के सामने हो, ओके, न्यूमरेटर में हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. और अगर कोई f के डिनोमिनेटर में हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, सो f इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and f is inversely proportional to square of distance between them. Clear student? अब आपको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया और इक्वल टू का साइन प्लेस किया तो हमें कांस्टेंट पुट करना पड़ता है. तो वो कांस्टेंट होगा कैपिटल G. ओके, सो m1 m2 by d स्क्वायर एज इट इज रखा. प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो हमने इक्वल टू एंड G एक कांस्टेंट ले लिया. अब G क्या है यहाँ पर? G है, G is a constant of proportionality जो कि मैंने बता दिया था and is called the universal gravitational constant. जो G है इस G का नाम है universal gravitational constant. मतलब gravitational constant है मतलब इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता, कहीं भी नहीं बदलता. ओके, ये मीनिंग होता है universal gravitation constant का. ओके, सो याद रखो कि जो G का वैल्यू है ये हमेशा पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है. ओके, अब आपको ये समझ में आ गया कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या है. इसका डायग्राम देख लिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया. अब हम थोड़ा जी पर स्टडी कर लेते हैं कि जी और क्या क्या है. ओके, सो नेक्स्ट पेज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है जो कि आप देख सकते हो, इसका यूनिट क्या है? तो द एसआई यूनिट ऑफ जी इज व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यहाँ पर जो -2 है ना पावर में, इसका मतलब पर. ओके, जो डिवाइड में. सो न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी का स्क्वायर इसका यूनिट है, इसका जी. अब एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल व्हाट? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. मैंने बताया दो सिस्टम होते हैं, सीजीएस और एसआई.
तो ये SI सिस्टम है। ओके, नाउ आफ्टर यूनिट क्या है, द वैल्यू ऑफ G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने G का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया या मेजर किया। ओके, और एक क्या बात है जिस बारे में हम जान सकते हैं G के बारे में, वो ये है इन SI यूनिट इट्स वैल्यू इज व्हाट 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। ये तीन बड़ी बातें हैं जो हमें G से रिलेटेड याद रखनी है। पहली बात कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, सेकेंड इसका यूनिट हमेशा लर्न रखना है, और उसके बाद हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया था जिसका वैल्यू क्या मिला उनको 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कांस्टेंट G के बाद हम चलते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नाम में देखो इसका काम है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो नहीं बदलता, जो फिक्स होता है। सर्कुलर मोशन, अब ऐसा मोशन जो शायद सर्कुलर हो या स्ट्रेट पाथ में ना हो। तो देखते हैं डेफिनेशन, तो ये है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, सर्कल में, जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, जिसका मतलब मैंने बताया था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो कि ये सर्कल है। ओके, सर्कल का ये सेंटर है और ये रहा ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो कि सर्कल पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा नो। ओके, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, जो कि फिक्स स्पीड है इसकी, ओके, ना ये कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है फास्ट, तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो ये समझ में आ गया है। तो एक और न्यू टॉपिक देखते हैं हम, तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ये नाम है इसमें कुछ छिपा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। सेंट्रीपिटल के अंदर सेंटर वर्ड छुपा हुआ है, और सेंटर किसका होता है, सर्कल का होता है। मतलब ये इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो ये है अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल and it is directed toward the center of the circle. This is called the centripetal force. समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे, अदरवाइज हमारे पास ये डायग्राम है जो इसको समझा देगा। A force act on any object, okay, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने फोर्स along a circle, okay, सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, and it is directed toward the center of circle, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, toward the सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ये रेडियस है ना, रेडियस ये किधर है, टुवर्ड द सेंटर है। ओके, तो फोर्स किधर होगा, हमेशा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर ये रहा डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो डेफिनेशन समझ में आ गई है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। ओके, तो आज इस पेज में हमने क्या समझा, कांस्टेंट जी के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन एंड विथ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, नाउ अब इतना समझने के बाद हम कुछ न्यू टॉपिक्स पे जाने वाले हैं, तो चलें। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द टॉपिक। सो टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको अगर याद होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में, एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 में कुछ सवाल किए थे, कुछ क्वेश्चन रेज किए थे, उसके आंसर आपको यहाँ पर डिटेल में मिलने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस थे कि हर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड क्यों फॉल होता है, हमारा अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, और एक और क्वेश्चन था कि मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है। ओके,
सो इनके काफी आंसर आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे डिटेल में। तो सबका रीजन ये था, व्हाट, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो चलो समझते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, इसके कुछ पॉइंट्स पर नजर लगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो रीजन है वो क्या है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट is what the center of mass of earth, the center of mass of the earth is situated at its center। अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर सिचुएटेड है, उसके सेंटर पर। ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो भी फोर्स होगा वो किधर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि क्या होता है कि जहां भी किसी मास का सेंटर ऑफ मास होता है, जहां पर उसका होल मास ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसी हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके, सो जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो या सपोज टू बी सिचुएटेड हो, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसे हम डिटेल में आगे और समझेंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास अर्थ का उसके सेंटर पर होता है, इस वजह से पूरा फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, an object falls vertically downward on the earth। यही रीजन है कि हर एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल डाउन होता है अर्थ पर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको आंसर दे चुका मैं फर्स्ट लेक्चर का डिटेलिंग में। क्लियर? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब चलते हैं कुछ न्यू टॉपिक पे, वो ये है कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आफ्टर फोर्स हम एक्सेलरेशन पे जाते हैं, क्योंकि फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, अब अर्थ का एक्सेलरेशन हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है या जो अर्थ के ऊपर है, उस पर अर्थ क्या करता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। जो भी फोर्स है उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? सो फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ में आया? तो आप लिंक कर पा रहे हो कि मैंने फोर्स के बाद एक्सेलरेशन का टॉपिक ही लिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। थर्ड पॉइंट, thus gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। हाँ कि ना? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and it is denoted by small g, the letter small g। So acceleration due to gravity is what is represented by small g। Clear? Okay, now students, ये समझ में आ गया हमको। This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g। Okay, next point, acceleration is a vector quantity। Okay, force और acceleration सब quantities है। So acceleration क्या है, vector quantity है, मतलब इसके पास magnitude भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, क्लियर? सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड अर्थ, दैट मींस सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट होती है, इसका डायरेक्शन है, दैट इज व्हाट, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस वजह से हर एक चीज नीचे गिरती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड द सेंटर, और सेंटर कहाँ है, डाउनवर्ड है। ओके, इस वजह से। क्लियर है? समझ में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। सो उसके पहले हाँ, मैंने बता दिया था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए को मैंने जी लिया है, बिकॉज व्हाट, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज स्मॉल जी। क्लियर? सो ये कनेक्ट करता है, ये फोर्स यहाँ पर रहा
और ये जी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके मैं टोटली अंडरस्टैंडिंग कर ली है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ पर इस पेज पर मैं चाहता हूँ कि आपको जी की वैल्यूज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं और जी की वैल्यू कहाँ से आई और कितनी है ये इंफॉर्मेशन दे दूं। ओके, सो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इसका पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। तो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स, फॉर्मूला आपको याद है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? हाँ, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारा स्टैंडर्ड न्यूटन्स का ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, नाउ ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लेट जो मेरा m1 मास है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कैपिटल M से। ओके, कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो कैपिटल M का मतलब मास ऑफ अर्थ, जिसका वैल्यू है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। समझ पा रहे हो क्या है? ये अर्थ का मास है। इसका मतलब क्या होता है? 6 के आगे 24 जीरोस होंगे लगातार, उतना हमारे अर्थ का मास है इन किलोग्राम। बहुत ज्यादा है, आप अज्यूम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। ठीक, सो मास ऑफ अर्थ हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। नेक्स्ट m2 इज व्हाट? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है ये उसका मास है। तो मेरे पास दो मास मिल गए, पहला मास मैंने अर्थ ले लिया है, दूसरा मास अर्थ फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। थर्ड, यहाँ पर जो d है, ओके, वो एक्चुअली डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब यहाँ पर बात चल रही है अर्थ और इसी ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा उसका रेडियस। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है r, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6.4 × 10⁶ मीटर। ओके, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। 6.4 × 10⁶, जो 10 के पावर में 6 होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि उसके बाद उतने जीरोस, मल्टीप्लायर ऑफ 10 के जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली 6 4 5 टाइम जीरो आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर रेडियस हो गया, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया m1 m2 और d की हमने वैल्यूज अकॉर्डिंगली ले ली है। अब अगर मैंने इसके अंदर ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो f के प्लेस पर है g, स्मॉल m1 के प्लेस पर कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आफ्टर दैट, बट हमें पता है, क्या पता है हमें पता है, वी नो दैट f इक्वल्स टू mg, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, यस और नो, और ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 and 3 मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, फ्रॉम 2 and 3 मैं लिख सकता हूँ कि अगर फोर्स और फोर्स दोनों सेम है तो ये राइट हैंड साइड का ये इक्वेशन और ये भी सेम हो जाएगा। यस और नो? ओके, तो यहाँ का देखो mg, ओके, क्या लिख दिया? इक्वल टू यहाँ का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब मैथमेटिकली क्या होगा? जो क्वांटिटी सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ स्मॉल m कैंसिल, यहाँ स्मॉल m कैंसिल, क्या बचा? यहाँ पर सिर्फ बचा g, जो लिखा हुआ है इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर। अब आप इक्वेशन में देख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल m का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पर और अर्थ के रेडियस पर। क्लियर? ये एक समझने वाली बात है आप लोग के लिए। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? सो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया, उसमें हमारे अकॉर्डिंगली सिचुएशन पुट कर दी और हमारा इक्वेशन बना दिया g इक्वल्स टू स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कैपिटल M का वैल्यू पता है, हाँ कि ना, वो पुट करूंगा, और r का वैल्यू पता है, अर्थ का रेडियस वो पुट करूंगा। ओके, सो देखते हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, g का वैल्यू क्या था? कैपिटल G का 6.67 × 10⁻11, m का वैल्यू क्या है? अर्थ ऑफ मास का 6 × 10⁻24 और रेडियस है 6.4 × 10⁶ का पावर 2 स्क्वायर है ना। ओके, पुट करने पर अगर मैं इसको मैथड में सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आता है
9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है एक्सेलरेशन, तो याद होगा एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मैं 9.77 को अगर राउंड अप करूं, ओके, इस 7 को अगर मैंने इस 7 को दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये 77 को मैं इस 7 को 8 लिख सकता हूं, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने अगर साइंस के काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपने वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यही लिया होगा। ओके, याद होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो इस तरह हमने आज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर ली। आज हमने प्रूफ दे दिया कि स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख देते हैं ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर? सो ये काफी इंटरेस्टिंग था, मैथमेटिकल चीजें थी, समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चले, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर समझा देता हूँ क्या होगा। अभी हमने जी की वैल्यू समझ लेना, अब हम ये समझेंगे कि क्या जी का वैल्यू भी चेंज होता है। जी मतलब स्मॉल जी। ओके, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या चेंज होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ओके, तो सबसे पहले हम वेरिएशन के 3 टाइप हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइप देखते हैं, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, क्या अर्थ के सरफेस पर, अर्थ हमारा पूरा इलिप्टिकल है, तो क्या अर्थ के सरफेस पर वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा, है कि ना। तो इस पर हम चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या आपको लगता है कि स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, तो आंसर है नो। अब आप पूछोगे क्यों और कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको रीजन दूंगा कि जो 9.8 है ये भी चेंज होता है, स्मॉल चेंजेस होते हैं बट चेंजेस तो होते ही है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू चीज समझा दूंगा कि वैल्यू बदलती कैसे है। तो रीजन है, द रीजन इज दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। हमारा अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। ये केपलर्स लॉ में भी हमने स्टडी किया था कि हमारी अर्थ क्या है, इलिप्टिकल है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये व्हाट व्यू फ्रॉम द अबोव द नॉर्थ पोल है, तो आप देख सकते हो ये हमारा अर्थ है, क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं नॉर्थ पोल से, और अगर हम व्यू फ्रॉम द अबोव द इक्वेटर देखेंगे तो हमें अर्थ ऐसी दिखाई देगी। ओके, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, तो नीचे होगा हमारा साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर। ओके, तो इसे समझ के रखो, ये हमारा इक्वेटर है। क्लियर? तो अगर आप अर्थ को समझ गए हो तो अर्थ के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। सेकेंड थिंग, ड्यू टू द रोटेशन द अर्थ बल्ज एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है, हमारा अर्थ बल्ज है, थोड़ी चपटी है ना हमारे अर्थ, ऐसा नो। ओके, एंड इट्स फ्लैटेड एट पोल, सॉरी पोल पे क्या है, फ्लैट है। आप देख सकते हो यहाँ पर तो फ्लैट है, और बल्ज मतलब फैली हुई है यहाँ पर इक्वेटर पर। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा लेंथ है और यहाँ पर कम लेंथ है। ओके, इसका मीनिंग होगा। नाउ इट्स रेडियस इज लार्जर एट इक्वेटर एंड स्मॉल एट द पोल। पोल पे रेडियस कम होगा और इक्वेटर पर ज्यादा होगा रेडियस। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो इससे क्या कंक्लूड होता है, एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे हम पोल से नीचे आते जाएंगे इक्वेटर की तरफ, तो क्या होते जाएगा, वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग या डिक्रीजेस होते जाएगा। ओके, सो उसका वैल्यू कितना चेंज होगा ये बता देता हूँ। सो वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज व्हाट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल पर वैल्यू क्या होगा 9.832, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो इक्वेटर है ना स्टूडेंट्स, इस पर जो वैल्यू होगा वो बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट एट इक्वेटर 9.78, बहुत फ्रैक्शनल चेंज हुआ है बट चेंजेस हुआ है। ओके, ये 9.83 है। ओके, और यहाँ पर 9.78 है, तो ये वैल्यू कहाँ की है, एग्जैक्ट इक्वेटर पर है। ओके, सो ये चेंजेस है पोल और इक्वेटर की। ओके, अब इसके बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। ओके,
मतलब वेरी होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी जैसे आप पोल से इक्वेटर पर आते जाओगे। तो समझ में आ गया आपको? हाँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जो हमारा जी का वैल्यू है 9.8 वो भी अर्थ के सरफेस पे अलॉन्ग द सरफेस चेंज होते रहता है। ओके, जिसका यहाँ पर हमने रीजन समझ लिया अच्छे से। क्लियर? सो अगर आप ये समझ गए हो कि अलॉन्ग द सरफेस वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है, तो क्या आप ये जानना जरूर चाहोगे कि क्या अगर हम हाइट पर जाएंगे अर्थ से थोड़ा ऊपर जैसे प्लेन में या सैटेलाइट वगैरह के हाइट पर, तो क्या वैल्यूज बदलेगी? क्या अर्थ के सरफेस पर जो वैल्यू चेंजेस हो रही है क्या वो हाइट पर भी होते जाएगी? तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दूंगा। सो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक, चेंज विथ हाइट। ओके, जी में अकॉर्डिंग टू हाइट क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप अर्थ से हाइट पर ऊपर जाते जाओगे, आप पर जो एक्ट होने वाला जी है, स्मॉल जी, ग्रेविटी, वो कम होती जाएगी जैसे हाइट इंक्रीज होगी। ओके, तो इसका रीजन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे आपको फॉर्मूला याद है कि स्मॉल जी ग्रेविटी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर आप एक हाइट पर गए, यहाँ पर डायग्राम है देखिए, ये अर्थ पर आप यहाँ पर थे अब तक, अभी आप यहाँ से एच हाइट पर चले गए, तो क्या आप अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर गए? हाँ, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप ये समझे कि यहाँ पर अगर आप पहुंच गए तो यहाँ पर आप पर ग्रेविटी कितनी एक्ट होगी और जो वैल्यू एक्ट होगी वो कितनी होगी, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस पर हम देखेंगे। मैं एक्चुअली कह चुका हूँ वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, तो नेक्स्ट जी वही है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास तो अर्थ का उतना ही रहेगा, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इन ये दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये आर रेडियस प्लस एच हो गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और रेडियस प्लस हाइट द होल स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम था ना ऑब्जेक्ट के, तो ये रेडियस प्लस हाइट द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मेन चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? यहाँ पर जो एच है वो क्या है? हाइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली बता देता हूँ लॉजिकली कि क्या हो रहा है। आप देखिए, ये जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर ये एच हाइट इंक्रीज हुई तो ये जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ कि ना? क्योंकि जी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो अगर हाइट बढ़ेगा तो जी घटेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट का मीनिंग वही होता है, जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। सो अगर आपने ये सेकेंड चीज जाननी है कि हाइट पर जाते जाते एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होते जाता है, तो नेक्स्ट सवाल आता है, क्या अगर हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे? ओके, अब तक हमने क्या देखा? अर्थ के सरफेस पर अलॉन्ग द सरफेस क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, फिर अभी हमने देखा जस्ट करंटली कि हाइट के हिसाब से भी क्या होता है? जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब मैं सवाल क्रिएट कर रहा हूं कि क्या होगा अगर हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वही है, चेंज विथ डेप्थ। ओके, सो आप सोच लीजिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ले लीजिए, एज वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ पर एक होल करते हुए अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी अल्सो डिक्रीजेस। जैसे हाइट पर डिक्रीज होता है, यहाँ पर भी क्या होगा? डेप्थ पर भी डिक्रीज होगा। क्लियर? मतलब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो भी जी का वैल्यू कम, अर्थ के सरफेस से डाउनवर्ड गए डेप्थ में तो भी जी का वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब क्या? सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पर मैं रीजन देने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला आपको याद है। ओके, ये फॉर्मूला सेम, जी का स्मॉल जी का वैल्यू एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम अर्थ के डेप्थ में गए तो जो इतना मास है ना अर्थ का, देख रहे हैं आप सबको, इतना मास हम पर एक्ट नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर हूँ तो ये आप क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये डार्क वाला क्वेश्चन,
इतने अर्थ के मास का ही मुझ पर इफेक्ट होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर हूँ, अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, इतना ही अर्थ का मास मुझ पर एक्ट करेगा, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और मेरे सेंटर में, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये पूरा रेडियस था, अर्थ का रेडियस, उसमें से d तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ कि ना। तो चेंजेस फॉर्मूले में ये हो गए कि g इक्वल्स टू जी m बाय r माइनस टी स्क्वायर। पहले r के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था, अभी r के अंदर डिक्रीमेंट हुआ, द होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पर m डैश है वो क्या है, वो है रिड्यूस मास। अर्थ का मास कम हो गया ना, अभी हम यहाँ पर नहीं है, अभी हम यहाँ पर हैं, ओके, सरफेस पे नहीं है। तो जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ का मास जो होगा वो रिड्यूस मास हो जाएगा हमारे लिए। अर्थ का जो भी मास बचा हुआ है वही एक्ट होगा। ओके, इतना पोर्शन मास हमारे लिए किसी काम का नहीं। सो m डैश इज व्हाट, रिड्यूस मास, एंड व्हाट इज स्मॉल d, डेप्थ। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अब अभी एक और बात बतानी बाकी है कि डिक्रीज कैसे होगा। अभी आप कहोगे जैसे r माइनस डी ये कम हो गया तो ये बढ़ना चाहिए, ताकि ना रेडियस का वैल्यू कम हो गया, तो रेडियस का वैल्यू कम हो गया तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बट सर ने कहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बट आप एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पर m डैश में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। सो m डैश मतलब मास ऑफ अर्थ भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो टोटल इफेक्ट अर्थ का मास भी जो रिड्यूस होगा और जो रिड्यूस होगा डेप्थ में, इनका जो टोटल इफेक्ट होगा उसकी वजह से जी के वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, तो ये मेन रीजन था कि जी का वैल्यू डेप्थ में क्यों कम होगा, क्योंकि मास भी कम हो रहा है। तो मास और डेप्थ की टोटल रिजल्टेंट की वजह से जी का वैल्यू डिक्रीज हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो काफी कुछ समझ लिया हमने आज। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स को समझा, फिर हमने क्या समझा, हाँ, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, और उसके पहले हमने समझा कि अलोंग द सरफेस क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होगा, और चेंजेस विद डेप्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब तक के लिए शायद इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में मैं और डिटेलिंग में जाऊंगा, ग्रेविटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो हमारे सब्सक्राइबर है वो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड थैंक यू so much for watching the video.